तो यही कलेक्शन हो जाएगा, सारे आदिवासी म्यूज़ियम में रह जाएँगे और उनकी जंगल, ज़मीन, कोयला, लोहा जो उनकी ज़मीन के नीचे है, सब लुट जाएगा। कि आदिवासियों को पूरी तरह से हिंदू बनाने की एक कोशिश हो रही है। और जब हमारी सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री ने ये घोषणा कर दी है कि जनगणना होगी और उसके साथ जातीय गणना भी होगी, तो आदिवासियों की गणना फिर कैसे होगी बिना धर्म कॉलम के? ये गणना तो पॉसिबल ही नहीं है। जो भारत की सांस्कृतिक विविधता है और जो कल्चर डाइवर्सिटी है आदिवासियों की, तो इसको ख़त्म करने की साजिश कि इस देश के पहले निवासी आदिवासी हैं और पिछले 10,000 सालों से बाहर से लोग आते जा रहे हैं, बसते जा रहे हैं और आदिवासियों को खदेड़ते जा रहे हैं। एक बीजेपी के नेताओं में दम है, तो ये हमें शेयर होल्डर बनाएं और आदिवासियों को उसका मालिकाना हक दें। नमस्कार, मैं हूँ रुचिर गर्ग और आप देख रहे हैं theLens.in। आज हम एक ऐसे सवाल को लेकर हाजिर हैं जो इस समय देश का सबसे बड़ा सवाल है, लेकिन वो कथित मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब रहता है। ये सवाल है आदिवासी का। इस मामले में बात करने के लिए हमारे साथ आज देश की एक प्रतिष्ठित लेखिका, सामाजिक कार्यकर्ता और लंबे समय तक पत्रकारिता कर चुकी डॉक्टर वासवी कीरो जी हैं। डॉक्टर वासवी जी, आपका स्वागत है द लेंस पर। डॉक्टर वासवी जी आदिवासी मुद्दों को उठाती हैं, खासतौर पर आदिवासी महिलाओं की एक सशक्त आवाज़ हैं। डॉक्टर वासवी पत्रकारिता करने के अलावा इन्होंने बहुत सी फेलोशिप्स हासिल की हैं, इन्हें बहुत से पुरस्कार मिले हैं। ये संयुक्त राष्ट्र संघ से लेकर दुनिया के बहुत से देशों की इन्होंने यात्राएं की हैं। हिंदुस्तान के आदिवासियों के सवालों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाया है। आज भी वो पूरी सक्रियता के साथ आदिवासियों की एक मुखर आवाज़ बनी हुई है। डॉक्टर वासवी, सबसे पहले मैं आपसे बात शुरू करूं। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि इन दिनों एक सबसे बड़ा मुद्दा है जनगणना में आदिवासियों के लिए धर्म का एक अलग कॉलम। ये मांग आदिवासियों के विभिन्न संगठनों की ओर से उठ रही है। ये मांग आदिवासी जनप्रतिनिधि कर रहे हैं। झारखंड में तो बाकायदा विधानसभा से एक प्रस्ताव पारित हुआ है कि सरना धर्म कोड लागू किया जाए उसमें। तो ये मांग क्या है, ये मांग क्यों उठ रही है, इसका आधार क्या है? जनगणना के कॉलम में आदिवासी लोगों के लिए जो धर्म कॉलम की मांग उठ रही है, दरअसल क्या है कि आदिवासी सवालों को बहुत तवज्जो नहीं दिया जाता रहा है। इसीलिए ऐसा प्रतीत होता है, लोगों को लगता है कि ये हाल फिलहाल की मांग है, धर्म कॉलम की मांग, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरी जानकारी में मैंने जितना काम किया है, 1951 के बाद ही जनगणना के कॉलम में आदिवासियों के लिए अलग से कोई धर्म का कॉलम नहीं रहा, हटा दिया गया। और सुगबुगाहट उसी समय से रही है। एकदम धीमी आवाज़ है, लोग बोलते रहे लेकिन सुनवाई नहीं हुई। किसी ने नोटिस नहीं किया, आप कह सकते हैं। लेकिन ये लगभग 60 के दशक से ये बात चलती आ रही है। और जब खास करके 2014 में नई सरकार आई, नए प्रधानमंत्री इस देश को मिले, तो देश में एक नई बयार बहने लगी। एक धर्म की जो फ़िज़ा थी उसमें बहुत तरह की बातें चलने लगी और ऐसा लगा कि आदिवासियों को पूरी तरह से हिंदू बनाने की एक कोशिश हो रही है। षड्यंत्र भी बोल सकते हैं, एक साजिश बोल सकते हैं। तब ये मांग बहुत जो चल रही थी गाँव देहातों में, ख़ास करके झारखंड में ये आवाज़ चल रही थी, तो उसको एक नेशनल हुकअप में जगह मिली और ये मूवमेंट थोड़ा विस्तार भी लिया दूसरे राज्यों में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में। इन सब चीज़ों को, इस मुद्दे को लेकर हवा मिली और आदिवासियों ने एक राष्ट्रीय संगठन बनाया, राष्ट्रीय धर्म समन्वय परिषद। ऐसा एक मंच बनाया और उसके तहत ये सारे बौद्धिक काम भी हो रहे हैं और आंदोलन भी हो रहे हैं। निस्संदेह इसमें झारखंड नेतृत्व में है, लीडरशिप में है,
क्योंकि वहाँ आवाज़ थोड़ी बुलंद है और सरकार भी साथ में है। जैसा आपने कहा कि सरकार ने लगभग 4-5 साल पहले विधानसभा से प्रस्ताव भी पारित किया है कि आदिवासियों का अपना धर्म कॉलम होना चाहिए। और जब हमारी सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री ने ये घोषणा कर दी है कि जनगणना होगी और उसके साथ जातीय गणना भी होगी, तो आदिवासियों की गणना फिर कैसे होगी बिना धर्म कॉलम के? ये गणना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो पूरे देश भर के जो विभिन्न आदिवासी संगठन हैं वो कह रहे हैं कि भाई जनगणना कराने से पहले आदिवासियों के लिए धर्म कॉलम किया जाना चाहिए। तो ये बात अभी बहुत स्पष्ट रूप से भारत सरकार ने किया नहीं है कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन बहुत ही लॉजिकल बात है कि अगर जब तक आप धर्म कॉलम नहीं करते हैं तो जनगणना कैसे होगी? जातीय गणना में कैसे पता चलेगा कि कितने इस देश में आदिवासी हैं? सही मायने में देखिए तो आदिवासियों की गणना होती नहीं है। बहुत सारे इसके रीज़न्स हैं, बहुत सारे कारण हैं। तो ये धर्म कॉलम को लेकर जो बातें सरकार की तरफ से कही जा रही है, उनका ये कहना है कि आदिवासी एकमत नहीं है और सरना शब्द आता है, सौसार आता है, दोनी पोलो आता है, कोयतूर आता है, जाहिर थान, सरना, आदिवासी धर्म कॉलम की बात आती है। तो ये आदिवासी धर्म कॉलम कोई एक शब्द होना चाहिए, सर्वमान्य शब्द होने चाहिए, ये सरकार का कहना है। हमारा ये कहना है कि देखिए हमारे देश में बहुत तरह के आदिवासी हैं, जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, तो बहुत तरह के समुदाय हैं। भारत सरकार ने भारत के राष्ट्रपति ने 750 आदिवासियों को एनलिस्ट किया है शेड्यूल ट्राइब में। तो जी। आप अलग-अलग ट्राइबल्स को जब एनलिस्ट कर सकते हैं, 75 पीवीटीजी ग्रुप हैं, प्रिमिटिव ट्राइबल पर्टिकुलर वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप अभी कहा जाने लगा है। तो पीवीटीजी को भी आपने लिस्ट करा है। तो वो भी तो उनके भी धर्म है, वो भी अपने तरीके से प्रकृति की पूजा करते हैं, पत्थरों की पूजा करते, पहाड़ों की, देवों की, नदियों की, जंगलों की पूजा करते। तो आप उनके नाम लिख सकते हो, तो उनके नाम के बगल में वो जिस भी भाषा में अपने धर्म का नाम लेते हैं, आप वो भाषा लिख सकते हो। लेकिन गवर्नमेंट ऐसा नहीं करना चाहती है। गवर्नमेंट कहती है कि नहीं, आप एक शब्द में करो, या तो सरना धर्म की बात करो या आदिवासी धर्म, कोई एक शब्द ले आओ, हम उसको मानेंगे। तो ये बात टालने वाली बात है। अब आप जिस सांस्कृतिक विविधता वाले देश में रह रहे हैं, जहाँ इतने धर्म, बोली, भाषा, संस्कृति के लोग रहते हैं, वहाँ आप एकरूपता की बात क्यों लाते हैं? जहाँ प्लुरलिज़्म है, तो वहाँ एकरूपता कैसे हो सकती है? इसका मतलब है कि आप भारत देश को किसी एक फ़ोल्ड में ले आना चाहते हैं और उसकी जो प्लुरलिज़्म है, बहुलतावादी जो जी। संस्कृति है, आप उसको ख़त्म करना चाहते हैं। तो ये षड्यंत्र है ना सीधा-सीधा, और ये आदिवासियों को क्रश करने की का एक हथकंडा है। नहीं, इसको लेकर क्या आदिवासी समाज की तरफ से जो अलग-अलग उपजातियाँ हैं, उपधर्म हैं, अलग-अलग मान्यताओं के लोग हैं, तो उनकी तरफ से कोई प्रपोज़ल है क्या सरकार के पास? अगर सरकार ये कहती है, क्या क्या सरकार इस बात के लिए तैयार है कि वो एक आदिवासी धर्म को माने? देखिए, राष्ट्रीय इंडिजिनस धर्म समन्वय समिति जो है, जी। उसके जो संयोजक हैं पूर्व मंत्री देव कुमार धान जी, उन्होंने सरकार को साफ-साफ लिख कर कहा है कि अलग-अलग जातियाँ हैं आदिवासी समाज में, और आपने तो 750 को ही एनलिस्ट किया है शेड्यूल जी। ट्राइब की लिस्ट में, जी। लेकिन इनकी तादाद तो 1100-1200 है, जो आदिवासी हैं। आपने उनको एसटी नहीं बनाया है। सभी अलग-अलग भाषा में, अपनी भाषा में धर्म का नाम लेते हैं। तो आदिवासी धर्म कॉलम आप बना दीजिए। कॉलम का नाम ही रख दीजिए आदिवासी धर्म। जिस आदिवासी को जो भाषा में धर्म का नाम वो बोलते हैं, सरना, सौसार, जाहिर थान, दोनी पोलो, बाथाओ, कोयातूर, वो अपनी भाषा में वो लिख लेंगे, गोंडी, जैसे गोंडी। गोंड, गोंडी। गोंडी, तो वो अपनी भाषा में लिख लेंगे। और अभी सारे देश में अलग-अलग प्रांतों में जहाँ आदिवासी रहते हैं, सभी जगहों से माँग आ रही है कि आदिवासी का तो धर्म कॉलम होना क्या चाहिए। सरकार की ओर से कोई सकारात्मक इसमें संकेत हैं इसको लेकर? ऐसा तो लग नहीं रहा है, ऐसा तो लग नहीं रहा है, लेकिन आदिवासी धर्म कॉलम नाम होने से और उसके बगल में आदिवासी सरना लिख दें, आदिवासी धर्म लिख तो दें, ऐसा प्रकृति पूजक लिख दें। ऐसा क्यों हो रहा है कि इस माँग को पूरे आदिवासी टाला समाज की इस जा माँग रहा की है। वजह क्या लगती है आपको? वजह देखिए बहुत साफ-साफ है। जो भारत की सांस्कृतिक विविधता है और जो कल्चर डाइवर्सिटी है आदिवासियों की, तो इसको ख़त्म करने की साजिश है। और 1951 में जिस तरीके से बड़ी संख्या में आदिवासियों को हिंदू बताया गया जनगणना में,
तो वो अभी ये कोशिश चल रही है कि आदिवासियों को का धर्मांतरण करें, उनको हिंदू लिखें और हिंदुओं की आबादी बढ़ाएं और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करें वगैरह वगैरह। ये सब इनकी आइडियोलॉजी अभी जो चल रही है। छत्तीसगढ़ के एक बड़े आदिवासी नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, वो आरएसएस मुख्यालय गए थे और उन्होंने जो बातें की आरएसएस मुख्यालय में जाके आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के सामने, आपने वो बातें सुनी होंगी। तो क्या आपको लगता है कि ये कोई रास्ता है कि आरएसएस के जरिए केंद्र सरकार को मनाया जाए? उनकी इस यात्रा को लेकर आप कैसे देखती हैं? वो नेताम साहब अरविंद नेताम जी बड़े वरिष्ठ नेता हैं। मैं उनको डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी के थ्रू जानती हूँ। 2010 में 11 में हम लोगों ने दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में बड़ा कार्यक्रम किया था। मैं उस कार्यक्रम का संचालन कर रही थी, पूरे देश भर के आदिवासी आए थे। वहाँ डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी ने अरविंद नेताम जी को बुलाया था। अरविंद नेताम जी जिस तरह से मुख्यालय गए थे, देखिए संवाद करने में मैं सोचती हूँ कोई बुराई नहीं है। जो उनका इंटरव्यू था, अरविंद नेताम जी ये कह रहे थे कि कोई हमारी सुन नहीं रहा है, हम कहाँ जाएं। और आरएसएस देश में एक ऐसा संगठित ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास कुछ विचार है, कुछ सोच है, कुछ योजना है, कुछ प्लानिंग है। तो उन्होंने हमें बुलाया सुनने के लिए, तो हम चले गए। हम अपनी बात तो रख ही सकते हैं। तो ये बात तो मुझे भी सही लगता है कि देखिए आपने बुलाया, अब मैं आपको जानती नहीं तो मैं आपको बात रख सकती हूँ। वो मुख्य अतिथि के तौर पे बुलाए गए थे, लेकिन इसके आगे आरएसएस क्या करना चाहता है ये भी स्पष्ट होना चाहिए। देखिए नेताम साहब बहुत वरिष्ठ आदिवासी लीडर हैं और देश में और भी बहुत बड़े बड़े सवाल हैं। उन बातों को उन्होंने वहाँ नहीं रखा। पता जैसे नहीं क्यों नहीं रखा। देखिए 20 साल पहले डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी और देश के तमाम आदिवासी बुद्धिजीवी, लेखक, पत्रकार, कार्यकर्ता, एकेडमिक लोगों ने मिलकर एक नेशनल ट्राइबल पॉलिसी ड्राफ्ट किया था और वो ड्राफ्ट अभी पेंडिंग पड़ गया और वो ड्राफ्ट घोषणा नहीं हुई, ड्राफ्ट फाइनल नहीं हुआ। ये बात उन्होंने वहाँ नहीं रखी। नेताम साहब को ये बताना चाहिए था कि आप बस्तर में जिस तरीके से नक्सलिज्म को ख़त्म कर रहे हैं, तो निर्दोष लोग भी मारे जा रहे हैं। 6 महीने के बच्चे को गोली लगी है। आप ये बात भी मोहन भागवत साहब को बताना चाहिए था। मेरा ये कहना है कि सच्चाई बताइए। नक्सलिज्म को काउंटर कर रहे हैं, आप निर्दोष लोगों की हत्या कर रहे हैं। तो बस्तर इलाके में आप आर्सेलर मित्तल को, आप रुंगटा को, आप अडानी को कोयला दे रहे हैं और मैसिव डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ये बात तो उन्होंने नहीं कही। ये बात तो गवर्नमेंट को बताना चाहिए। प्रधानमंत्री को सारी बात बताई नहीं जा रही हो सकता है गृह मंत्री नहीं बता रहे हो, मोहन भागवत जी सारी बातों को जानकारी में होते हुए भी चुप रह रहे हो। तो जब बुलाया तो सुना दो उनको और सबूत के साथ सुना दो। तो ये सब नेताम साहब ने नहीं किया। पता नहीं उनकी क्या मजबूरी रही होगी, लेकिन जाना, किसी ने बुलाया है तो संवाद के रास्ते तो बंद नहीं होने चाहिए और अपनी बात तो रखनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि अपनी बात को हम कैसे मनवाएं। तो और क्या ये भी बात कि आप गलत कर रहे हो, ये भी बात सरकार को बतानी चाहिए थी कि आपने इतिहास में, भारतीय राजनीति के इतिहास में एक बहुत बड़ा काम किया कि भारत के राष्ट्रपति आदिवासी को बनाया, वो भी एक महिला को बनाया। और आपने, आपके स्लोगन है कि एक पेड़ माँ के नाम, और पूरा हसदेव जंगल अडानी के नाम पर। तो ये नाइंसाफ़ी क्यों कर रहे हैं आप? वैसे ही आज़ादी के पहले प्री कॉलोनियल पीरियड में और पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में इतने डेवलपमेंट के नाम पे डिस्प्लेसमेंट हुए हैं और जो 10 करोड़ आदिवासी उजाड़ दिए गए, आपने बसाया क्या? तो आप इसका दोष प्रीवियस गवर्नमेंट को देते हैं। प्रीवियस गवर्नमेंट की तो 1000 गलतियां हैं, तो आप भी वही गलती करोगे क्या? या आप चीज़ों को ठीक करोगे? आदिवासियों के नाम पे पीवीटीजी के लिए आपने 15,000 करोड़ दिए, ठीक है, अच्छी बात है। ले आपने वो आदिवासी मंत्रालय अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया, अच्छी बात है। लेकिन आज जो आप आदिवासी प्रेसिडेंट को बैठा कर आप आदिवासियों का को ख़त्म कर रहे हो, पूरे बैलाडीला से लेके पूरे बस्तर इलाके में, झारखंड में, तो वो रास्ता सही नहीं है। आपको ट्राइबल के एजेंडा को डील करने के लिए बहुत सहानुभूतिपूर्ण तरीके से डील करना था। ये डीलिंग तो दिख नहीं रही है गवर्नमेंट आपने को। आदिवासियों के इतने सारे सवाल उठाए हैं, इससे साफ है कि देश में आदिवासी किन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। कर रहा है। लेकिन अभी ये जो मांग है कि जनगणना में
आदिवासी धर्म जो है वो एक कॉलम होना चाहिए। चाहिए। इसकी वजह क्या है? ये देखिए, ये इनको दे देना चाहिए। और अगर ये इससे क्या क्या आदिवासियों की जो चुनौती है, मूल चुनौतियां जो हैं, जो डिस्प्लेसमेंट की बात आपने की, उनकी शिक्षा का सवाल है, उनके स्वास्थ्य का सवाल है, रोजगार का सवाल है, उनकी कल्चरल आइडेंटिटी का सवाल है, आपने जंगल और माइंस की का जिक्र किया, तो सबसे ज्यादा उससे विस्थापित तो आदिवासी होते हैं। इतने सारे सवालों के साथ ये सवाल कैसे कनेक्ट होता है? क्या इनको एक फ्रेम में देखा जाए या ये अलग अलग चीजें हैं? नहीं, बिल्कुल एक फ्रेम में देखना चाहिए। सारे जो है इंटरडिसिप्लिनरी मैटर है, एजेंडा है। ट्राइबल का मामला कोई भी मामला अलग नहीं है। लैंड, रिसोर्स और टेरिटोरी की जो बात हम करते हैं, भाषा की, संस्कृति की, परंपराओं की बात करते हैं, पेशा कानून की बात करते हैं, 5th शेड्यूल की बात करते हैं, तो ये कोई बातें अलग अलग थलग नहीं है। सभी सब जुड़े हुए मसले हैं। देखिए, जो जनगणना का मामला है, अगर जनगणना में आदिवासियों की सही गिनती नहीं हुई तो उनके लिए कोई प्रोग्राम और पॉलिसी सही तरीके से बन नहीं पाएगी। वैसे भी 2001 हो, 2011 हो, उसमें भी आदिवासियों की जो जनगणना हुई है वो सही नहीं हुई है। तो आदिवासियों की जनगणना जब ऐसे समय में लोग कंडक्ट करते हैं जब आदिवासी माइग्रेट कर जाता है, गांव खाली होता है या फिर किन्हीं कारणों से वो गांव में उपस्थित नहीं होता है, जो पिछड़ापन है, जो अशिक्षा है, कह सकते हैं, साक्षरता नहीं है, क्या बोलते हैं, इलिटरेसी। मेरा सवाल जो नहीं, मैं जो कहना चाह रही हूँ, अनपढ़ता इतनी ज़्यादा है आदिवासी समाज में, तो वो कमाने के लिए माइग्रेट करता है। वो इतना एजुकेटेड नहीं है कि आप उसको जॉब दे रखे हैं। तो ऐसे समय में जनगणना होती है और आज भी हमारे पास में जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक लगभग 20 करोड़ आदिवासी हैं इस देश में, लेकिन सरकार के रिकॉर्ड में वो नहीं है अभी। जबकि बहुत सारे धर्म तो इनका 5% भी नहीं है और उनका नाम है कॉलम में। उनके नाम है कॉलम में। जैसे बौद्ध धर्म, आपके बौद्ध है और सिख लोग हैं, तो सिख बहुत, जैन लोग हैं, तो जैन भी मुश्किल से 40 लाख या कुछ हैं, लेकिन उससे ज्यादा करोड़ में हम हैं। हाँ, तो ये इस तरीके से, लेकिन वो कॉलम में है और हम कॉलम में नहीं है। तो ये आपको ये क्या साजिश लगती है कि आदिवासियों का नाम जनगणना में उनका अलग से कॉलम ना हो? क्या आपको ये किसी तरह की साजिश लगती है? और ये साजिश कौन कर रहा है? क्या ये साजिश इसलिए है कि आदिवासियों की अगर सही जनगणना हो जाएगी तो देश की एक बड़ी ताकत के रूप में आदिवासी समाज नजर आएगा? क्यों है ये साजिश? अगर ये साजिश है तो आदिवासी बड़ी ताकत के रूप में निसंदेह आएगा। अगर बहुत ईमानदारी से, बहुत ऑनेस्टी के साथ अगर आदिवासियों की गणना होती है तो बहुत पिक्चर साफ होगा कि आज़ादी के बाद इस समुदाय के लिए ना शिक्षा के क्षेत्र में, ना स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ना उनको रोजगार करने के लिए, ना उनको स्किल्ड करने के लिए, ना उनको सो कॉल्ड मेनिस्टीमिंग करने के लिए कोई ढंग का काम नहीं हुआ। केवल करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए गए। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का जो फिगर है, वो फिगर ये बताता है कि 50% से भी ज़्यादा आदिवासी जो है वो आपके इलिटरेट हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का जब ये फिगर है, तो आप साहब आदिवासी गांव में, हर गांव में स्कूल क्यों नहीं खोलते? जब आप अमेरिका की बराबरी करना चाहते तो इस देश का अगर कोई एक आदमी भी अनपढ़ है तो वो विकसित भारत नहीं हो सकता। आप विकसित भारत की बात करते हैं, लेकिन आदिवासी गांव में, हमारे ही झारखंड में 8000 स्कूल ऐसे हैं जिसमें एकल टीचर है, एक टीचर है, एकल टीचर का स्कूल बोलते हैं उसको, 8000। तो आप ये हालात क्यों बना रखे हैं? आप ये हालात परिवर्तन कर सकते हैं। और ऐसे समय में आप आदिवासी गाँव का गणना कराइए जब माइग्रेशन नहीं हो। देखिए, इस देश में आज़ादी के बाद से जितने बड़े बड़े डैम्स लाए गए, कल कारखाने लाए गए, जितने फैक्ट्रियाँ लगी, जितने तरह तरह के डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स लाए गए, सेंचुरी बना, पार्क बना, माइनिंग जितनी हो रही है, कोयले की माइनिंग हमारे स्टेट में है, आयरन ओर की माइनिंग है, यूरेनियम की है, बॉक्साइट की है, और दूसरे राज्यों में जो अभी हसदेव में कोयले के लिए अडानी को दिया गया, तो मैसिव डिस्प्लेसमेंट है। तो आप क्या सोचते हैं कि गांव के गांव, हजारों की संख्या में गांव उजड़ गए, आप वहां जा रहे हैं गणना करने के लिए, तो क्या सही आंकड़ा मिल पाएगा? क्या? तो नहीं मिल पाएगा। तो देखिए, आदिवासियों के लिए दिखावे की बात करना और रियल में उनके लिए काम करना, तो ये डुअल कैरेक्टर गवर्नमेंट का दिख रहा है। तो ये दोहरा चरित्र तो नहीं चलेगा। तो आपको इन चीज़ों को समझना है कि जो षड्यंत्र है वो बहुत साधारण नहीं है। ये षड्यंत्र बहुत गहरा है कि दिखावे की बात कुछ होती है लेकिन करने के समय कुछ और होता है। ये जो साजिश है, क्या इसमें देश की सारी राजनीतिक धाराएं
एक तरफ खड़ी हैं सब बराबर या आप फर्क करेंगी? नहीं नहीं, देखिए सब बराबर का मुझे नज़र आता है। देखिए अगर मूल्यांकन की आप बात करें तो आज से 2014 के पहले जिनकी भी सरकारें थी उनकी गलतियां क्या थी, उन लोगों ने अपनी गलतियों को कितनी सुधारने की कोशिश की। आज उनको लग रहा है कि आदिवासियों के लिए कुछ नहीं हुआ। मणिपुर में जो हिंसा हुई 2023 में, मैं अगस्त महीने में मणिपुर गई थी, कांगपोकपी। मैं सुदूर देहात में गई गाड़ी लेकर, मेरी गाड़ी जगह जगह फंस गई। मतलब मणिपुर का जो ट्राइबल एरिया है वहाँ सड़क भी नहीं बन पाई आज़ादी के बाद में। पैसे तो बहुत खर्च हुए होंगे। ट्राइबल सब प्लान जो हमारी इंदिरा गांधी थी उन्होंने 74-75 में ट्राइबल सब प्लान लॉन्च किया था, और 5 ईयर प्लान में आदिवासी इलाके को भी लिया गया था, और उसमें रोड डेवलप करना, हेल्थ के इशू देना, आपके स्कूल खोलना, अस्पताल खोलना, इनका विकास करना, इनके ज़रूरतों के हिसाब से। तो ये इनकी चीज़ें जो है ट्राइबल सब प्लान, तो इनकी चीज़ें ये चली नहीं, ये प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन में गई नहीं। जो अगर आप बोलेंगे कि कांग्रेस की बात करेंगे या भारतीय जनता की पार्टी की बात करेंगे, या बीच बीच में और भी सरकारें आई, अलग अलग प्रधानमंत्री हुए, तो आप देखेंगे कि आदिवासियों के लिए जिस संवेदना से काम होना चाहिए, जिस भावना से, जिस सहानुभूतिपूर्ण तरीके से काम होना चाहिए, वो तो इस देश में हुआ नहीं। मैं एक ही बात आपको कहती हूँ कि पंडित नेहरू ने जो पंचशील का सिद्धांत दिया था, 5 प्रिंसिपल्स, जिसमें पहला ही था कि डू नॉट इम्पोज बिग प्रोजेक्ट्स, मेगा प्रोजेक्ट्स इनटू ट्राइबल एरिया, उनके रेस्पेक्ट देयर राइट्स टू लैंड एंड फॉरेस्ट। आपको उनके ट्राइबल एरिया में एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए एक ऐसी फौज खड़ी करनी है अफसरों की जो ट्राइबल के कस्टम, कल्चर, कम्युनिटी से परिचित हों। उसमें आगे ये कहा गया कि जो कल्चरल परस्पेक्टिव में डेवलपमेंट के प्रोसेस में उनको डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कराइए। लास्ट उनका ये था कि जो अमाउंट आपने स्पेंड किया है उसको एवेल्युएशन का आधार नहीं बनाना चाहिए, देखना चाहिए कि उनका स्पिरिचुअल और मोरल डेवलपमेंट कितना हुआ है। आप मुझे ये बताइए ना कि पंचशील के सिद्धांत को इंदिरा गांधी ने माना क्या? आप देखिए, सोनिया गांधी ने माना क्या? राजीव गांधी ने माना क्या? राहुल गांधी मान रहे हैं क्या? प्रियंका गांधी मान रही हैं क्या? ये तो अपने नेताओं की बात नहीं मानते। क्या तो आपकी पंचशील के सिद्धांत की जरूरत है, मैं कहती हूँ। आज मैं कहती हूँ गर्ग जी की पंचशील के सिद्धांत की ज़रूरत है। जो आदिवासी को समझता है, उसको रेस्पेक्ट कर सकता है, उसकी भाषा में बात कर सकता है, उनको ही आदिवासी इलाके में पोस्टिंग होनी क्या चाहिए। आप आज के कांग्रेस नेतृत्व से भी उतनी ही निराश हैं? मैं बिल्कुल हूँ, और मैंने राहुल गांधी जी से हमारी मुलाकात बहुत संक्षिप्त कराई गई। हमने उनको सारे दस्तावेज दिए, हमने और भी नेताओं को दिए, मैंने बीजेपी के नेताओं को भी दिया, जो बात करना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं, हमने उनको सारी चीज़ें दी। राहुल गांधी को भी हमने दिया कि भाई पंचशील के सिद्धांत कहाँ चले गए। आज हमारे यहाँ के राजू वहाँ पर कैंप कर रहे हैं, और पेशा को वो चाह रहे हैं कि ऐसा मॉडल, एक आदर्श पेशा नियमावली बने जो पूरे देश भर के लिए मॉडल हो। लेकिन उसके लिए जो ब्रेन एक्सरसाइज चाहिए, जो एकेडमिक वर्क चाहिए, ये तो दिख नहीं रहा है। मैं पेशा और एफआरए के बारे में भी आपसे पूछूंगा, लेकिन उसके पहले ये मैं जानना चाहता हूँ कि आदिवासी समाज के प्रतिनिधि के तौर पर कौन जाके विपक्ष से मिल रहा है, कौन जाके सरकार से मिल रहा है? क्या कोई एक अम्ब्रेला है, क्या कोई एक संगठन है, और क्या कोई एक चार्टर ऑफ डिमांड है? ये इसके कोई बारे में नहीं, बताइए। कोई देखिए, मिल तो सब लोग मिलना चाहते हैं, लेकिन कोई मिलना नहीं चाहता है। ना कांग्रेस से वाले मिलना चाहते हैं, ना बीजेपी वाले मिलना चाहते हैं। लेकिन आदिवासी संगठन के जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, जिन लोगों ने अपने फोरम बनाए हैं, राष्ट्रीय इंडिजिनस धर्म समन्वय समिति का जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ, और भी लोग हैं, अलग अलग संगठन बनाए हैं, तो कोई मिलना नहीं चाहता, कोई बात भी नहीं करना चाहता। लेकिन इन सवालों दोनों पक्षों में कोई मिलना नहीं चाहता और कोई बात नहीं करना चाहता। सवालों को लेकर आदिवासियों के बीच में आवाज किस तरह से उठ रही? कोई संघर्ष है, कोई बड़ा संघर्ष जिसको आप दर्ज देखिए, करना चाहें, जिक्र करना चाहें? देखिए, आप ये जो जनगणना वाली बात कहा, इसको लेके बहुत ज़्यादा उद्वेलन है आदिवासी समाज में, और लगातार बैठकें हो रही हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं कि जनगणना जैसे ही प्रारंभ हो, आपको क्या लिखना है, गांव वालों को ये बताना, समझाना। तो ये बहुत ही मैसिव लेवल पे जो अवेयरनेस आपने झारखंड में की है, आदिवासी प्रतिनिधियों ने, आदिवासी नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने, वो बाकी राज्यों में नजर नहीं आता है। देखिए, बाकी आदिवासी इतने, मतलब ये आंकड़ा इस बात को कहता है। आंकड़ा नहीं, आंकड़े में मत जाइए। अगर कोई एक्टिविटी होती है, सोशल एक्शन होता है, तो बहुत चीज़ें विजिबल नहीं भी होती हैं। देखिए, राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, पूरा जो सेंट्रल प्रोविंस है, पूरा जो ईस्टर्न इंडिया है, वहाँ बहुत सुगबुगाहट है, और अंदर अंदर आदिवासियों की लगातार मीटिंग चल रही है। और यही कारण है कि काउंटर में आरएसएस भी अपना
फोरम तैयार किए हुए हैं, आदिवासी रूढ़िजन्य रक्षा परिषद, आदि जनजाति सुरक्षा मंच वगैरह वगैरह, इन लोगों ने भी साइलेंटली डेवलप कर दिया है। तो इनसे अभी कोई रिसेंटली इन लोगों कोई ने भ्रम हो रहा है आदिवासी समाज में इसको लेकर? भ्रम तो पैदा कर ही रहे हैं, भ्रम तो कोशिश तो हो रही है इनके तरफ से, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये हम लोग चुप हैं और हम लोग समुदाय से बातें नहीं कर रहे हैं। हर दिन हम लोगों की मीटिंग चल रही है, हर दिन हम लोग अलग अलग ग्रुप समुदाय से बातें कर रहे हैं। अगर आरएसएस जो है वो भी आदिवासियों के बीच में सक्रिय काम कर रहा है, जो कि है, बहुत दशकों से है, बहुत बड़ा काम है आरएसएस का आदिवासियों के बीच में। अरविंद नेताम जैसे नेता अगर आरएसएस मुख्यालय जाते हैं तो आपने भी कहा कि सबके पास जाना चाहिए, बात करना चाहिए, तो क्यों नहीं फिर आरएसएस के ही पास जाके, अगर कांग्रेस आपकी बात नहीं सुन रही है, अगर बीजेपी आपकी बात नहीं सुन रही है, शायद आपका जो कहना है उसके हिसाब से लेफ्ट भी आपकी बात नहीं सुन रहा है इस देश में, हालांकि उसकी ताकत कितनी है, लेकिन वो भी नहीं सुन रहा है, तो क्यों नहीं फिर आरएसएस के पास, अगर आरएसएस इतनी बड़ी ताकत है तो आप पूरा आदिवासी समाज आरएसएस के पास जाके बात करिए, जैसे अरविंद नेताम ने किया। क्यों आपको नहीं लगता है? देखिए, आरएसएस वाले भी बहुत सिलेक्टेड हैं, जैसे उन्होंने अरविंद नेताम को सेलेक्ट किया, मतलब कोट एंड कोट की वो सेलेक्ट किया, वो बाकी लोगों को क्यों नहीं बुला के बातें कर रहे हैं? आंदोलन तो बाकी लोग कर रहे हैं, अरविंद नेताम साहब तो अभी रिटायर्ड वाली अवस्था में हैं और चिंतन मनन की अवस्था में है, वो घर में इसकी वजह क्या है? ये देख लीजिए, आप समझ लीजिए। आपने कहा ये आरएसएस के लोग जो हैं वो उन्हीं को सुन रहे हैं जो बहुत खरी खरी नहीं बोल सकता, जो बहुत कड़वी बातें नहीं कर सकता, आपने ये जो कहा गुड्डी गुड्डी बातें करे, जो रोजी पिक्चर दे, जो बहुत मुखर नहीं हो, बहुत प्रखर नहीं हो, वो उन्हीं की सुन रहे हैं। हमें तो नहीं सुन रहे, हम तो मिलना चाहते। हमने आरएसएस की चीफ, अपने स्टेट के चीफ से मिलने के लिए टाइम मांगा तो वो भाग गए। उनको मेरे चेहरे और मेरे नाम से बहुत परेशानी है, तो ऐसा भी है। और हम लोग देखिए, आप आरएसएस के हैं तो कोई बहुत खूंखार है, आप राक्षस तो नहीं है, खूंखार भी नहीं है, आदमी है, इंसान है, हम आपसे क्यों नहीं बात करें? लेकिन वो हमसे बात करना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल ये है, आपने कहा कि ये आदिवासियों को एक तरह से हिंदू फोल्ड में रखने की साजिश है, ये आपने ये कहा, लगभग ये बात आपकी थी। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, आपका ये आरोप केंद्र सरकार पर है, लेकिन क्या आज की केंद्र सरकार आरएसएस की इच्छा के विपरीत ऐसी कोई वैचारिक लाइन ले सकती है? देखिए, आरएसएस का संगठनात्मक रूप में और सरकार में उनके अंदर के क्या तालमेल है, ये कहना तो बहुत मुश्किल है। और ऐसा भी नहीं है कि आरएसएस की सारी बातें सरकार मान ले रही है और सरकार उसी अनुरूप चल रही हो। ऐसा संभव ही नहीं है इस इतने बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री में, और जहाँ इतनी बहुलतावादी संस्कृति है, वहाँ आरएसएस केवल अपनी बात करे और उसी का चले, ये संभव मुझे तो नहीं लगता है। इस देश के आदिवासी समाज की लेकिन देखिए, जो तौर तरीके हैं और जो मैसेज आते हैं, जो चीज़ें व्यवहार में दिख रही हैं, उनकी बातें, उनके स्टेटमेंट, उनकी बयानबाजी, उससे तो ये लगता है कि ये इस मसले पे कोई हल नहीं करके इसको दबा के रखना चाहते हैं। तो ये और बताइए, देखिए, झारखंड में तो आग लगी हुई है। झारखंड ने तो बोल दिया है कि अगर आदिवासी धर्म कॉलम नहीं तो जनगणना भी नहीं। तो हमारे यहाँ तो जनगणना होने से रहा। तो क्या बाकी राज्य इसके लिए तैयार हैं? बाकी राज्य में भी आदिवासियों को ये सोचना पड़ेगा कि आखिर झारखंड के आदिवासी धर्म कॉलम के मांग रहे हैं और आदिवासी धर्म कॉलम नहीं तो जनगणना नहीं का नारा दे रहे हैं, तो ये उनको भी सोचना पड़ेगा। दूसरे राज्यों से तो इतनी मजबूत आवाज नहीं सुनाई देती। मेरा आपसे सवाल ये है कि आपने कहा कि कांग्रेस से उम्मीद नहीं है। राज्यों के लोगों में क्या दिक्कत है ना, कि वो मीडिया तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। मीडिया तक, देखिए, मैं जान रही हूँ, बहुत सारे संगठनों को मैं जानती हूँ, वो व्हाट्सएप में इतने ज़्यादा एक्टिव हैं, ट्राइबल के बहुत सारे जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं, लेकिन मीडिया तक नहीं पहुँच पा रहे। मेरा सवाल ये है, आप चाहते हैं कि अलग अलग राज्यों से क्या बातें हो रही है, मैं आपको अलग अलग संगठनों से कनेक्ट करूँगी। बिल्कुल, जरूर कीजिएगा। वो लोग कितने वोकल हैं और अपने लेवल, जरूर हम लोग चाहेंगे ऐसा। मेरा ये सवाल है कि आपने जैसे कहा कि आरएसएस से भी आपको उम्मीद नहीं है, कांग्रेस से भी नहीं है, बीजेपी से भी नहीं है, उम्मीद कहाँ है आदिवासी समाज की इस समय? आदिवासी संघर्ष करेगा तो जिंदा रहेगा। संघर्ष कहाँ है? संघर्ष, आदिवासी संघर्ष कर रहा है, हर जगह लड़ाई है, और जहाँ लड़ाई तीखी है वहाँ गोलियां चल रही हैं गवर्नमेंट की। हमारे यहाँ देखिए, विस्थापन को लेकर बहुत बड़ी तीखी लड़ाई थी, हमने गवर्नमेंट को समझाने की कोशिश किया। मेरे तो डिस्प्लेसमेंट बायोडाइवर्सिटी को लेकर हमारी पीएचडी ही है, हमने सरकार से बात किया। हमारी पीएचडी के बाद हमारी किताब भी आई उस पर कि भारत में विस्थापन की अवधारणा और इतिहास को लेकर।
तो हमने गवर्नमेंट को समझाया कि देखो झारखंड में इतने जगह पे डिस्प्लेसमेंट है और 7 वेराइटीज़ के कैटेगरी के डिस्प्लेसमेंट है। डैम से अलग है, फैक्ट्री से अलग है, माइनिंग की वजह से अलग है, सेंचुरी पार्क की वजह से अलग है, बड़े बड़े संस्थान बन रहे हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस उसकी वजह से है, छोटे छोटे और भी कुछ। तो इतनी तरह के डिस्प्लेसमेंट है, तो हमारे यहाँ डिस्प्लेसमेंट कमीशन बनना चाहिए। हमारी सरकार ने हमारी बात मानी है और झारखंड स्टेट विस्थापित प्रभावित आयोग के गठन की प्रक्रिया चल रही है। मिनिस्टर ने हमसे मांगा कि भाई विस्थापित आयोग के रूलिंग में, नियमावली में क्या बातें हो सकती है, आप हमें लिख के दीजिए। तो देश भर में विस्थापन की तस्वीर कैसी है, अगर आप झारखंड में संतुष्ट हैं? नहीं, देखिए विस्थापन एक बहुत बड़ा एजेंडा है और सभी जगहों पे, जैसे नर्मदा में मेधा पाटकर जी लड़ रही हैं, तो नर्मदा की जो लड़ाई है ये तो क्या प्रधानमंत्री को दिखाई नहीं दे रहे हैं? तो आप नेशनल लेवल पे भी डिस्प्लेस्ड लोगों के लिए एक कमीशन, एक बॉडी बनना चाहिए। लेकिन ये लोग ये पल्ला कह के झाड़ लेते हैं कि हमने विस्थापन नहीं लाया, दूसरी सरकारों ने लाया, इसलिए हम क्या करें। ये भी तो कहा जाता है कि ये विकास की जरूरत है, देश के विकास की जरूरत है, ये भी कहा जाता है। देखिए विकास की क्या जरूरत है, आप नीड और ग्रिड की बात करिए। महात्मा गांधी ने पंडित नेहरू को चिट्ठी लिखकर कहा था कि इस देश में ये देश नीड से चलेगा या ग्रिड से चलेगा। आपको कोयला कितना चाहिए ये बता दें हमें कोयला मिनिस्टर, कि कोयले की कितनी ज़रूरत है। और दिल्ली में बिजली 24 घंटे है, हमारे यहाँ से कोयला जाता है लेकिन हमारे यहाँ 24 घंटे बिजली नहीं मिलती है, तो हम क्यों उनको कोयला दें। तो ये देखिए विकास चाहिए। विकास के जो मॉडल अभी तक लाए गए, 5वीं पंचवर्षीय योजना को आधार बनाया गया आज़ादी के बाद भारत के विकास का, तो डेवलपमेंट के ये मॉडल्स फेल हो गए। अब डेवलपमेंट के ये सारे मॉडल्स फेल हो गए, किसका विकास, ये सवाल खड़ा हो गया। और ये सवाल खड़ा हो गया कि विकास की परिभाषा क्या है। तो विकास का मतलब क्या यही है कि आदिवासियों को उजाड़ते जाओ, विस्थापित करते जाओ और बाहर के लोगों को बसाते जाओ और उनको सीएमडी बना दो, उनको उनकी इकोनॉमिक लेवल हाई करो और आदिवासियों को कीड़े मकोड़े की तरह मरने के लिए छोड़ दो। तो इसके तो बहुत उदाहरण है, दर्जनों उदाहरण है। रांची से लेके आपके हीराकुंड डैम जो माननीय प्रधानमंत्री हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ने उद्घाटन किया, भाखड़ा नांगल, दामोदर घाटी हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन जो रांची में है, सब प्राइम मिनिस्टर ने इसको उद्घाटन किया। बोला कि ये आज़ाद भारत के मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर होंगे। लेकिन क्या हुआ, आदिवासी एक बार उजड़ा तो बस नहीं सका। रिहेबिलिटेशन, रिसेटलमेंट की कोई पॉलिसी अभी तक नहीं है। तो डेवलपमेंट के नाम पे आप आदिवासियों को कब तक उजाड़ते रहोगे। माइनिंग करोगे, उनके खेत खदान बन जाते हैं और उनके खेतों से आप कोयला निकालते हो, उसमें उनकी क्या भागीदारी है। आप हमें 5th शेड्यूल के इलाके में, जब मेरी ज़मीन के नीचे हीरा है, कोयला है, तो आप हमें साझीदार बनाओगे क्या। लेकिन ये आपकी औकात नहीं है। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री, हमारे अमित शाह और ये कोई भी देश के जो भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स हैं, वो अगर उनकी औकात है तो वो 5th शेड्यूल एरिया में हमारे आदिवासियों की ज़मीन के नीचे जो कोयला है, लोहा है, आयरन है, यूरेनियम है, तो आदिवासी को उसमें शेयर होल्डर बनाए। वो 5th शेड्यूल यही कहता है। और 5th शेड्यूल के आधार पर ही 1997 में समता एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक जजमेंट आया था जो हैदराबाद की, आंध्र प्रदेश की संस्था है। तो उसमें 5th शेड्यूल के आधार पर ही ये फैसला आया। तो अगर किसी में ये दम है, आरएसएस के नेताओं में दम है, कांग्रेस के नेताओं में दम है, बीजेपी के नेताओं में दम है, तो ये हमें शेयर होल्डर बनाएं और आदिवासियों को उसका मालिकाना हक दें। तो हम कहेंगे कि आपने 5th शेड्यूल लागू किया, आपने पैसा लागू किया और आप रियल सेंस में विकास चाहते हैं। तो ये विकास का मानक होना चाहिए कि आप हमें मालिक बनाओ, हमें शेयर होल्डर बनाओ, हमें मुनाफा दो, हमारा विकास करो। आप केवल रुंगटा को, अडानी को, अंबानी को आप फायदा नहीं दो, हमें भी दो, क्योंकि हमारी ही ज़मीन के नीचे कोयला, हीरा, लोहा, सोना हर चीज़ है। तो आप हमें तो खदेड़ देते हो, हमें मालिक बनाओ। वासवी जी, पैसा को लेकर क्या स्थिति है देश भर में? देखिए पैसा को लेकर जो है सरकार पसोपेश में है। पैसा 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 पानी हो जा रहा है। ये मैं 2006-07 में भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय में एक कमेटी बनी थी। डॉक्टर बीडी शर्मा जो इस कानून को, पैसा कानून को बनाने वालों में से थे, वो कन्वेनर थे, मैं मेंबर थी और भी 2-4 लोग थे। तो हम लोगों ने उस समय गवर्नमेंट को ये सजेस्ट किया था कि पैसा में क्या क्या प्रावधान लाने चाहिए और पैसा का जो सेंट्रल लॉ है उसके मुताबिक जो है नियमावली सभी राज्यों में बननी चाहिए और किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन हमारी रिपोर्ट को गताल खाने में डाल दिया गया
और उस समय जो पंचायती राज मंत्री थे वो मणिशंकर अय्यर थे। उन्होंने हमारी रिपोर्ट को ही फेंक दिया और हमें बहुत उल्टा सीधा कहा। उन्होंने कहा कि जब कोई नहीं था पार्लियामेंट में आप लोगों ने पास करा लिया, लंच के लिए गए हुए थे, वगैरह वगैरह। मुझे बीडी शर्मा इन लोगों को बहुत सुनाया जब हम कमेटी की रिपोर्ट देने के लिए गए थे। तो देखिए पेशा जो है, पेशा क्यों लाया गया आदिवासी इलाके में? आदिवासी स्वशासन की जो परंपरा थी, जो हजारों साल से आदिवासी गांव के में कार्यपालिका की, विधायिका की और न्यायपालिका की उनकी अपनी सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था थी, वो किसी न किसी रूप में जिंदा थी। जो हाथू मुंडा है, उसके ऊपर में पढ़ा राजा, उसके ऊपर में जो सिस्टम उनके रहे हैं। हमारे यहाँ हमारे यहाँ गांव का मुंडा होता है, फिर 7 पढ़ा, फिर 21 पढ़ा, ये सब सिस्टम रहे हैं। तो ये सिस्टम जो है आज़ादी के बाद में पंचायती राज अधिनियम, मुखिया सरपंच के चुनाव आने की वजह से ये सिस्टम कोलैप्स किया। जो आदिवासी स्वशासन की जो आकांक्षा थी, जो सपना था, तो इसने बहुत नुकसान पहुंचाया। और कई गांव में ऐसा हुआ कि ग्राम सभा और पारंपरिक ग्राम सभा जो हाथू मुंडा हुआ, हमारे ग्राम प्रधान हुए और पढ़ा राजा हुआ, इसकी बड़ी टकराहट रही मुखिया के साथ, सरपंच के साथ। तो ट्राइबल एरिया में एडमिनिस्ट्रेशन डिस्टर्ब रहा। ये बात जब गवर्नमेंट को समझ में आई तो 96 में पैसा लाया, लेकिन इनको पावर एक्सरसाइज कभी करने ही नहीं दिया गया। आदिवासी इलाके में पावर एक्सरसाइज इनको करना, मुखिया के समकक्ष जो गांव के मुंडा हैं, हाथू मुंडा जिसको मुंडा इलाके में कहते हैं, हमारे यहाँ जो गांव का प्रधान होता है, 7 गांव का पढ़ा होता है, 21 गांव का पढ़ा, तो ये 12 गांव का पढ़ा, 21 गांव का, तो ये सब सिस्टम को इन लोगों ने एक्सरसाइज ही नहीं होने दिया और ये सिस्टम जिंदा रहा। इनके स्वशासन का जो पूरा सिस्टम व्यवस्था थी वो जिंदा रहा। बेसिकली ये लोग पहले क्या करते थे, सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे डील किया करते थे। पेशा के आने के बाद उनकी एक बड़ी जिम्मेदारी हो गई कि वो विकास के काम भी करेंगे। लेकिन पेशा कानून में, सेंट्रल लॉ में ये लिखा है कि पेशा कानून आने के 1 साल के भीतर में आपको नियमावली बना लेनी है। अगर नहीं बनाते हैं तो वो एज इट इज़ लागू हो जाएगा। तो पेशा को एज इट इज़ लागू है। तो गांव वालों में ये कन्फ्यूज़न है कि नियमावली चूंकि सरकार ने नहीं बनाई है तो हम अपने पावर कैसे एक्सरसाइज करें। मेरा कहना है कि तुम अपने पावर एक्सरसाइज करो, इनका वेट मत करो। अगर तुम्हारे गांव में कोई आता है माइनिंग के लिए तो उनको भगाओ, क्योंकि ग्राम सभा अगर नहीं चाहेगी, पढ़ा या हाथू मुंडा नहीं चाहेगा तो उस गांव में माइनिंग नहीं हो सकती। तो आप अपने पावर का एक्सरसाइज करो। तो ये सब चीज़ें बहुत कम गाँवों में एक्सरसाइज में हैं और वो नियमावली की प्रतीक्षा कर रहे हैं दरअसल। और देखिए बहुत सारे आदिवासी इलाके के शासन प्रशासन को लेकर अगर सरकार सचेत रहती, जैसे मैंने पंचशील के सिद्धांत का उदाहरण दिया, तो पेशा कब का नियमावली बन जाता और उसके अकॉर्डिंगली डेवलपमेंट के काम, माइनिंग के काम, बाजार व्यवस्था, बहुत सारे जो उनके 23-24 बहुत सारे जो अधिकार लिखे हुए हैं वो उनको मिल जाते। लेकिन आदिवासी जो कुछ भी हासिल कर पा रहा है आदिवासी इलाके में, वो लड़ के, संघर्ष करके और बहुत जद्दोजहद से मिल पा रहा है। बस आराम से कोई चीज़ें मिल नहीं पा रही हैं कि भाई आपके लिए लॉ है, आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन है तो आपको सब कुछ मिल जा रहा है, ऐसा नहीं है। ये आदिवासी समुदायों की धार्मिक पहचान को लेकर विवाद क्या है? क्या मैं आपसे अगर ये पूछूं कि आपने जैसे कहा कि आरएसएस जो है उन इलाकों में सक्रिय है, तो क्या आपको लगता है कि आदिवासियों के बीच में भी एक तबका ऐसा हो गया है जो ये मानता है कि वो हिंदू समाज का ही हिस्सा है? क्या ये विवाद है? क्या ये संघर्ष भी है आदिवासियों के बीच में? देखिए ये संघर्ष तो पैदा किया गया है। आदिवासी जन्म से आदिवासी है और एथनिसिटी का रिलीजन से कोई मतलब नहीं है। कोई भी आदिवासी किसी भी धर्म को मान सकता है। भारत के संविधान में भी 14 से 21 तक का जो प्रावधान है, और जो आइडेंटिटी की बात है, आदिवासी किसी भी धर्म में रहे, आदिवासी आदिवासी है। बाय बर्थ वो आदिवासी है, उसके सोच के तरीके में, रहन सहन में, खान पान में वो आदिवासी है, उसके व्यवहार में वो आदिवासी है, उसकी जो जीवन की फिलॉसफी है, जीवन शैली है, उसमें वो आदिवासी है। तो अगर आप उसको बाजबरन कहेंगे कि नहीं वो हिंदू ही है, तो यही एक आपत्तिजनक बात हो जाती है कि आप उनको हिंदू बताने पे क्यों तुले हुए हैं। आदिवासी प्रकृति के पूजक हैं, जो हम कहते हैं सिंह बोंगा, बुरु बोंगा और इकिर बोंगा, तो ये इनकी पूजा करने वाले लोग हैं। मारंग बुरु की पूजा करते हैं, ये पहाड़ों की पूजा करते हैं। तो आप उनको बाजबरन आप हिंदू धर्म जो आपने स्थापित किया है, अगर आप देखेंगे, अध्ययन करेंगे तो हिंदू धर्म की बहुत सारी चीज़ें आदिवासी समाज से ली गई हैं।
हमारे बहुत सारी मान्यताएं हैं, हमारे बिलीफ सिस्टम है, हमारे पूजा करने की जो पद्धति है, हमारी सिंदूर की प्रथा है, जो संस्कार हैं, बहुत सारे संस्कार जो हम तरीके अपनाते हैं, वो सब जैसे यहाँ मैंने देखा कि आदिवासियों के म्यूजियम में जितिया पर्व मनाने का एक दिखाया है कि आदिवासी कैसे जितिया पर्व मनाने, अब उसको हिंदू समाज ने अडॉप्ट किया है। तो आपने बहुत सारी चीज़ें तो हमारी ले ली हैं, अभी आप उनको अपना बना रहे हैं। तो आदिवासियों में कन्फ्यूज़न है कि भाई हमारे जैसे ही वो लोग हैं तो हम उस धर्म को मान लें। अभी 33 लाख लोग जो हमारे झारखंड में आदिवासी जो हिंदू हो गए, जो सरना धर्मावलंबी हैं, प्रकृति पूजक हैं 43 लाख लोग, तो आप उनकी आइडेंटिटी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ना, आप उनको उसी तरह छोड़ दो ना। धर्मांतरण भी तो हो रहा है, वो भी एक सवाल है कि ये क्या ये एक अगर आप इसको कैसे देखते हैं कि आदिवासी ईसाई हो रहा है, आदिवासी को हिंदू बना रहे हैं, तो आप धर्मांतरण नहीं कर रहे हैं क्या? और ईसाइयत की बात आती है, क्रिश्चियनिटी की बात है, जो आदिवासी क्रिश्चियन हुए हैं, धर्मांतरित हुए हैं, तो वो किन कारणों से हुए? हमारे यहाँ तो 1843 में आए थे ईसाई पादरी लोग, और उन लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया। तो जब आप मैं कुछ भी पढ़े लिखे नहीं हो, अगर आप मुझे पढ़ाएंगे तो हम तो आपको मानेंगे ना, हम आपकी चरण वंदना करेंगे। तो ये जो सिचुएशंस थे कि जिन इलाकों में अंधेरा था, कुछ भी नहीं था, वहाँ स्कूल बने, अस्पताल बने, तो इससे लोग उनके फॉलोअर्स हुए। जबरन धर्मांतरण का जो ये कहानियाँ आती हैं, एक आध दो कोई कहानियाँ आती हैं, वो अभी हाल के फेनोमिना में कुछ कुछ हो रहा होगा तो पता नहीं, लेकिन ये जो ईसाइयत है वो बहुत सोचे समझे तरीके से लोगों को धर्मांतरित किया गया, और धर्मांतरण हुआ और उनकी कल्चरल आइडेंटिटी ख़त्म कर दी गई, ऐसा तो मुझे दिखाई नहीं देता। अभी देखिए जो क्रिश्चियनिटी है वो ट्राइबल लैंग्वेज और लिटरेचर को लेके बहुत काम कर रहा है। आदिवासियों को पढ़ाना लिखाना और उसकी आइडेंटिटी को सेफ रखना, ये क्रिश्चियनिटी ने ज़्यादा किया है बजाय कि हिंदू आइडेंटिटी ने। तो हिंदू धर्म तो बिल्कुल है, आदिवासियों को हिंदू बनाना ये असिमिलेशन की बात है। तो आप असिमिलेट कर रहे हो। यहाँ तो आइडेंटिटी बची भी है क्रिश्चियनिटी में आदिवासियों की। पढ़े लिखे होने के बाद भी अगर कोई आप IAS ऑफिसर है आदिवासी, आप उससे बात करो तो उसकी ट्राइबल आइडेंटिटी दिखाई पड़ेगी। हिंदू में तो वो दिखाई नहीं देती। अगर हिंदुओं के बीच से भी, जो आपने कहा कि ईसाइयत ने आदिवासियों का बहुत भला किया, अगर हिंदू धारा के बीच में से भी आदिवासियों के भले की इस तरह की बात होने लग जाए, तो क्या ये एक्सेप्टेबल है? नहीं, अगर हो, मैं काल्पनिक सवाल कर रहा हूँ, मान लीजिए, तो सवाल क्या ये एक्सेप्टेबल है? कल्पना में क्या हो सकता है? देखिए एक्सेप्टेबल क्या है, अगर जो जरूरतमंद हैं, जिनको शिक्षा चाहिए, अगर आप स्कूल खोलेंगे तो वो आपके फॉलोअर्स हो ही सकते हैं। तो बहुत सारे आदिवासी जो हिंदू धर्म में जा चुके हैं, तो उसको लेकर हमारा क्या विवाद है? हम लोगों ने तो कभी आवाज़ नहीं उठाई, हम लोगों ने तो कभी नहीं बोला कि जो आदिवासी हिंदू हो गए हैं उनका आरक्षण खत्म करो। ये लोग आवाज़ उठा रहे हैं, आवाज़ तो इनकी तरफ से आ रही है, हमने तो कभी नहीं कहा। जो आदिवासी अपने मर्जी से जिस भी धर्म को फॉलो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो आवाज़ तो ये उठा रहे हैं, डिफ्रेंशिएट तो ये पैदा कर रहे हैं, भेदभाव और तनाव और टकराहट तो ये पैदा कर रहे हैं। क्या आरक्षण ने भी भला नहीं किया आदिवासियों का? आरक्षण आदिवासी समाज में देखिए, जो गवर्नमेंट का डाटा है वो बोलता है मुश्किल से 4% लोग जो हैं जॉब में हैं। बाकी जो 95-96% लोग हैं वो आज भी फॉरेस्ट सोसाइटीज़ में हैं, जंगलों में जीते हैं, खेतीहर समाज में पर आश्रित हैं वो। तो जो खेतीहर और जंगल समाज के लोग हैं, फॉरेस्ट सोसाइटीज़ के लोग हैं, उनको आप आरक्षण भी हटाने की बात करते हैं। ये लोग आरक्षण तो ख़त्म करने की बात करते हैं ना ये लोग। तो 4% लोग जो जॉब में हैं, किसी तरह से नौकरी पा लिया, सस्टेन कर रहे हैं, तो आप उनको भी कह रहे हैं कि आरक्षण नहीं देंगे। तो आप ये देखिए ना कि प्लानिंग कमीशन, गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, सरकारी संस्थाएं आदिवासियों के बारे में क्या जानकारियां रखती हैं? जीरो। ये लोगों को समझ नहीं है ट्राइबल के बारे में, ट्राइबल का टी नहीं जानते, आदिवासी का आ नहीं जानते कि भाई आदिवासी आज किस हालत में है। जिस समाज के 4% लोग जॉब में हैं, बाकी सारे लोग, बड़ी आबादी जो है 95-94% वो जंगलों पर और खेती पर निर्भर है। आप उसके आरक्षण के ख़त्म करने की बात कर रहे हो, तो आप किसको एनालाइज कर रहे हो? तो ये जनगणना हो जाए, जातीय गणना हो जाए, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे हो जाए ना, तो ये पता चल जाएगा कि आदिवासी समाज कहाँ खड़ा है। देखिए पूरे भारत के राजनीतिक मानचित्र में जो दिखता है भूखा और नंगा भारत,
वो ट्राइबल इंडिया है। जहाँ पे मालन्यूट्रिशन है, जहाँ एनीमिया है, जहाँ मलेरिया है, वो पूरा ट्राइबल इंडिया है। आप इस नक्शे को देखिएगा तो मच्छर आप नहीं मार सके। आप बुलेट ट्रेन चला रहे हो, आप बहुत सारे विकास के काम कर रहे हो, लेकिन इस देश में आप मच्छर नहीं मार सके। हर साल केवल मलेरिया से 2-3 लाख लोग ट्राइबल इंडिया में मरते हैं, लेकिन आपने मच्छरों को मारने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया। तो आप कौन से विकास की बात कर रहे हो? आपकी ये प्राइम मिनिस्टर की पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट है कि 70% ट्राइबल वीमेन आर एनीमिक। आपने एनीमिया को ख़त्म करने के लिए ट्राइबल इंडिया में क्या किया? इनकी मिनिस्ट्री कहती है कि 50% से कम लिटरेसी है। आपने क्या किया इनके लिटरेसी को ख़त्म करने के लिए? स्कूल कितने खोले? आप 10,000 आरएसएस स्कूल खोल देना तो मैं मान जाऊंगी ट्राइबल एरिया में, और एक एक बच्चे को स्कूल भेजे और पढ़ा दे उनकी मातृभाषा में, तो मैं मान जाऊंगी कि हाँ, आरएसएस के दिल में थोड़ी सी दर्द है, आदिवासियों के लिए थोड़ी सी चिंता है। ये चीज़ें तो दिखती नहीं हैं। आपने कांग्रेस, बीजेपी सहित सभी धाराओं को आपने खारिज किया है, आपने आरएसएस को खारिज किया है। मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से आपने इन सब को खारिज किया है, तो एक तरह से संसदीय लोकतंत्र खारिज हो रहा है। आजादी के बाद आपको ऐसा लग रहा है आपकी पूरी बातचीत से कि संसदीय लोकतंत्र से आप निराश हुई हैं, तो विकल्प क्या है? देखिए, संसदीय लोकतंत्र से निराश होना, आपको मैं ये कह रही हूँ कि पूरे ट्राइबल इंडिया में, आदिवासी भारत में जहाँ आदिवासी रहता है, जीता है, उन इलाकों में संवैधानिक संकट की स्थिति है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है। क्योंकि भारत के संविधान में 23 से ज़्यादा अनुच्छेद ऐसे हैं जो आदिवासियों के अपलिफ्ट, उनको उत्थान और उनके विकास की बात करता है, लेकिन आप वो सारे अनुच्छेद आप इम्प्लीमेंट ही नहीं होने दे रहे हो। तो ये जो निराशा का वातावरण है, विकल्प है हमें संघर्ष करना है। बिना संघर्ष के हमें कुछ मिलेगा नहीं। एकमात्र विकल्प है आदिवासियों के सर्वाइवल का जो लड़ाई है, हमारे अस्तित्व, हमारे कल्चरल आइडेंटिटी को बचाने का जो संघर्ष है, एकमात्र रास्ता है संघर्ष। लेकिन आदिवासियों के प्रतिनिधित्व का क्या हाल है? आप प्रतिनिधित्व का क्या हाल है आप तो देख रहे हैं। जो 47 सीट्स है ना उनके पार्लियामेंट में, माने 47 एमपीज हैं और 4120 एमएलएज हैं सभी कंट्री स्टेट्स का मिला के। उसमें से 2-4 हैं जो वॉइस रेज करते रहते हैं, बाकी तो चुप है अपने पार्टी। तो इसका मतलब ये कि पार्टियों ने जो आदिवासियों का डोमेस्टिफिकेशन किया है, पालतूकरण किया है, अपने अपने पार्टियों में पाल रहे हैं, यही बहुत घातक है। उनको अपने पार्टी के भीतर ये लड़ाई लड़नी चाहिए, ये बातें रखनी चाहिए कि जमीन का सवाल, जंगल का सवाल बहुत महत्वपूर्ण है आदिवासी के लिए। आदिवासी बिना जंगल और जमीन के नहीं रह सकता, जैसे मछली पानी के बिना नहीं रह सकती। ये बात उनको अपनी पार्टी के भीतर में रखनी चाहिए। ये कह रहे हैं कि आदिवासी, मैं कहती हूँ ये लोग अपने पार्टियों में भी बात रखने की हिम्मत नहीं रखते हैं। इनको प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए, जब आप उन पार्टी में एमपी बन रहे हो तो एमपी किस बात के लिए बन तो रहे हो? आप ये कह रहे हैं कि आदिवासी जिनको चुनकर विधानसभा में, लोकसभा में भेज रहा है, उनसे निराश है आदिवासी? उनसे निराश हो रहे हैं, क्योंकि बहुत चुने गिने आदिवासी लीडर हैं, एमएलए हैं जो बातें रखते हैं विधानसभा में। एमपी पार्लियामेंट का तो मुझे कुछ दिखता ही नहीं है। एक आदिवासी पार्टी के राजकुमार रौत जी आए हैं, तो वो नए एमपी हैं, अपनी ताकत से वो पूरी बात करते हैं। उनको अभी इतिहास वगैरह से परिचित होने की ज़रूरत है, लेकिन जो भी मुद्दे उन्होंने उठाए, जो भी बातें कही, वो बहुत मतलब मेहनत से उन्होंने कही और बहुत अच्छा उन्होंने कहा। लेकिन राजकुमार रौत को हम लोग सुनते हैं, और एक आध कोई एमपी हैं, तो 47 एमपी में तो बाकी कोई नज़र नहीं आता। न्यायपालिका से उम्मीद है? देखिए, न्यायपालिका की जहाँ तक बात आती है तो वो लर्नेड लोग हैं, मतलब पढ़े लिखे, बहुत किताबें, अगर उनकी अलमारियाँ देखिए तो दंग रह जाएंगे। लेकिन उनको बात करनी चाहिए कि उनका ओरिएंटेशन ट्राइबल को लेके नहीं है। ट्राइबल का कस्टम, ट्राइबल का कल्चर, ट्राइबल कम्युनिटी से वो परिचित नहीं है। केवल एक काटजू साहब थे जो 5 जनवरी 2011 को उन्होंने वर्डिक्ट दिया कि इस देश के पहले निवासी आदिवासी हैं, और पिछले 10,000 सालों से बाहर से लोग आते जा रहे हैं, बसते जा रहे हैं और आदिवासियों को खदेड़ते जा रहे हैं। एक उन्होंने हिम्मत से काटजू साहब ने बात करी, लेकिन बाकी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स, जजों का ओरिएंटेशन नहीं है। मैं कहती हूँ इनका ट्राइबल इश्यूज़ पे, ट्राइबल एजेंडा पे इनका ओरिएंटेशन होना चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए, ट्राइबल के बुक्स इनको पढ़ना चाहिए, और अपने लाइब्रेरी में इनको ट्राइबल्स की किताबें रखनी चाहिए, और ट्राइबल इलाके का विजिट कराना चाहिए कि ट्राइबल के केसेस में वो जजमेंट कैसे देंगे, बिना कस्टमरी लॉ को समझे हुए, बिना लैंड लॉ को, उनके सिस्टम को जाने हुए आप कैसे फैसला देंगे? इसलिए आदिवासियों को न्याय भी नहीं मिलता है। फॉरेस्ट राइट एक्ट, पेसा, 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, इन सब ने क्या आदिवासियों को कोई ताकत नहीं दी?
देखिए, हुआ क्या इस आज़ादी के बाद में कि 5वीं अनुसूची को माना गया कि भारत के संविधान के भीतर एक संविधान है। लेकिन 5वीं अनुसूची का जो फ्रंट फिलोसोफर और गाइड कौन है? गवर्नर साहब लोग। तो 1947 के बाद जो पहला इलेक्शन हुआ 52-57, मुझे उस समय से आप उठा के देख लीजिए, 5th शेड्यूल फॉलो नहीं हुआ। किसी भी गवर्नर ने 5th शेड्यूल के तहत ट्राइबल एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन का काम नहीं देखा, और यही कारण है कि 96 में पेसा लाना पड़ा। तो पेसा और 5th शेड्यूल को मिला के आपको बात करनी पड़ेगी, क्योंकि सेल्फ रूल की बात वही करता है, आदिवासी स्वशासन की बात वही करता है। और 5th शेड्यूल भी क्या है? ट्राइबल एरिया में एडमिनिस्ट्रेशन की बात है। 2 बड़े प्रावधान हैं 5th शेड्यूल में। एक तो है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट हर साल गवर्नर के थ्रू राष्ट्रपति के पास जानी है, जो कि जाती नहीं है। दूसरा मेजर जो प्रोविज़न है ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। तो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग ट्वाइस इन ए ईयर होनी चाहिए, साल में 2 बार होनी चाहिए। वो रेगुलर नहीं है। आप आज़ादी के बाद से 52 से आप लगातार उठा के देख लीजिए। तो आदिवासियों के साथ जो संवैधानिक अन्याय होता रहा, ये गवर्नर करते रहे। इन गवर्नर को कोई पूछेगा? इन गवर्नर को कोई क्वेश्चन करेगा? इन गवर्नर को कोई सज़ा मिलेगी कि आपने आदिवासियों के साथ इतना संवैधानिक अन्याय किया है, आप इस कुर्सी में बैठने के लायक नहीं हो, आप आदिवासियों से बातें नहीं कर सकते, आप आदिवासी इलाके में 5-5 साल रहते हो, लेकिन ना आप मुंडा भाषा बोल सकते हो, ना संथाल में बात कर सकते, ना कुड़ुक में बात कर सकते, ना बोड़ो बोल सकते, ना मीजो बोल सकते, भीली बोल सकते, गोंडी बोल सकते, तो आप उस इलाके में कर क्या रहे हो? तो बात इसका, और अभी भी हमारे यहाँ अगर मैं अपने ही स्टेट की बात करूँ, 10 राज्य ऐसे हैं 5th शेड्यूल वाले राज्य, जिनमें राज्य गवर्नर जो हैं वो अपने रोल प्ले नहीं कर रहे हैं। तो रिपोर्ट्स तक नहीं देते, ऐसी खबरें हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स नहीं देते, टीएससी की मीटिंग्स नहीं कराते, इसीलिए हमारे स्टेट में चीफ मिनिस्टर ने गवर्नर से सारे पावर ले लिए और टीएससी उन्होंने अपने कंट्रोल में कर लिया। लेकिन वो भी कंट्रोल करने के बाद भी अभी बहुत मुश्किल से उनकी भी मीटिंग लग रही है। वासवी जी, अंतिम सवाल मैं आपसे करूंगा कि आपने एक तरह से पूरे संसदीय लोकतंत्र से आदिवासी की निराशा की व्याख्या की है। एक बहुत ही तकलीफदेह तस्वीर आपकी बातों से निकल कर आती है। मेरा आपसे अंतिम सवाल है कि इस निराशा की परिणति क्या होने जा रही है? उम्मीद तो आपने बता दिया, परिणति क्या होने जा रही है इसकी? क्या होगा? आदिवासियों को म्यूजियम में भर देंगे। आज मैंने देखा छत्तीसगढ़ में नवा रायपुर में सेक्टर 24 में जो आदिवासी संग्रहालय बनाया है, निसंदेह जो छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं विष्णु देव साय, बहुत ही खूबसूरत बनाया है, ज़बरदस्त कलेक्शन है। तो यही कलेक्शन हो जाएगा, सारे आदिवासी म्यूज़ियम में रह जाएंगे और उनकी जंगल ज़मीन, कोयला, लोहा जो उनकी ज़मीन के नीचे है सब लुट जाएगा। उनकी भाषा, संस्कृति, परंपरा मिट जाएगी। उनको उनके साथ जो अपनी सपनों के साथ जीना चाहता है तो वो जी नहीं पाएगा। लास्ट में जैसे ट्राइबल एरिया में जो लोग बंदूकें उठाते हैं, वो अपनी लड़ाई की भाषा बदल देते हैं, तो ऐसा ही कुछ कुछ होने लगेगा। आदिवासी तो अभी भी लड़ रहा है, झारखंड के तो हर कॉर्नर में मूवमेंट है। आप चले आइए ना हमारे स्टेट, दिख नहीं रहा है यहाँ बैठे बैठे लोग, दिल्ली के लोगों को भी नहीं दिख रहा है, लेकिन हमारे स्टेट में हर कॉर्नर में मूवमेंट है, लोग लड़ रहे हैं। चाहे वो डिस्प्लेसमेंट की लड़ाई हो, पैसा की लड़ाई हो, कल्चरल आइडेंटिटी की लड़ाई हो, भाषा अकादमी बनाने की लड़ाई हो, नेशनल ट्राइबल पॉलिसी को लेकर लड़ाई हो, बहुत लड़ाइयाँ चल रही हैं। विजिबल नहीं हो पाती हैं चीज़ें, लेकिन देखिए उनके पास जनजाति सुरक्षा मंच एक ताकतवर आरएसएस का मुख क्या बोलते हैं वॉइस है, मुखपत्र की तरह काम कर रहा है, उसकी मुखर आवाज़ बन रहा है। तो उनको सारे संसाधन मिलते हैं ना, मीडिया में एक्सेस करना उनके लिए आसान है। हमारे लोग लड़ते हैं, मीडिया डील करना जानते नहीं, बस सोशल मीडिया में डालते हैं। वो मीडिया में भी आदिवासी नहीं है, मीडिया में भी आदिवासी नहीं है। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया था, प्रभात खबर के साथ बहुत तरह के हम लोगों ने ट्रेनिंग प्रोग्राम, संवाद, ओरिएंटेशन, एडिटर्स के साथ हम लोगों ने मीटिंग किया। तो स्टेट बनने से पहले प्रभात खबर में कुछ आदिवासियों को पत्रकार के तौर पे लाया गया था, लेकिन उनको भी बहुत अच्छे बीट्स नहीं दिए जाते थे, उनको भी 100 और साइड वाला दिया जाता था। अब तो स्टेट बनने के बाद हर एक अखबार जो है वो आदिवासी पत्रकार रख रहा है, लेकिन बहुत कम। क्या आदिवासी म्यूजियम में रख दिए जाएंगे? आपने सुना डॉक्टर वासवी ने कितने विस्तार के साथ इस देश के आदिवासियों के दर्द को हमसे साझा किया। मैं आपको इस सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूं। आप देखते रहिए thelens.in, हमारी पत्रकारिता की ताकत बनी है। हमारी खबरों को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।